गढ़ कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के दोनों नेता सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का मसला आसानी से सुलझाने का दावा कर रहा है। बेंगलुरु के विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। खड़गे के साथ ऑब्जर्वर्स की बैठक चल रही है। सिद्धरामैया भी दिल्ली पहुंच गए हैं और डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे हाईकमान से मिलने के लिए। कर्नाटक की गहमागहमी पर डिटेल बता रही हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। देखिए, अब पूरा सीन शिफ्ट हो गया है दिल्ली में, क्योंकि अब नजर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर और गांधी परिवार पर कि वो क्या फैसला लेते हैं। देर रात तक, बल्कि मैं ये कहूँगी आज सुबह तक, ये जितने भी विधायक हैं उनका मत लिया गया और वो एक रिपोर्ट अब पेश किया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष को, ये तय करने के लिए कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। प्रमुख दावेदार हैं सिद्धरामैया एक तरफ और डीके शिवकुमार दूसरी तरफ। सिद्धरामैया काफी वरिष्ठ हैं, वो कुरुबा समुदाय से आते हैं, बहुत सारे विधायक उनके साथ रहे हैं, तो कांग्रेस सूत्रों का मानना यह है कि उनको इग्नोर करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ है डीके शिवकुमार। ऐसे समय पे जब बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, डीके शिवकुमार ने खुले तौर पर यह बात कहा है कि अगर मैं आज बीजेपी में होता तो मेरे खिलाफ इतने सारे केस नहीं होते, ना मैं अरेस्ट होता। चाहे वो ट्रबल शूटर का काम करें, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जब पोचिंग की बात हुई उस समय हमेशा डीके शिवकुमार ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, जो अहमद पटेल थे, जो राजनीतिक सलाहकार थे सोनिया गांधी, उनका राज्यसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या ये एक मौका है गांधी परिवार के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, कि वो डीके शिवकुमार के तरफ अपना कर्ज निभाएंगे? क्योंकि डीके शिवकुमार के जो भी समर्थक हैं उनका कहना ये है कि बतौर राज्य के अध्यक्ष उन्होंने ये किया कि 135 से ज्यादा विधायक, 135 सीट्स वो ला पाए और पार्टी को या संगठन को मजबूत भी कर पाए, इसलिए इस बार का मौका उनको देना चाहिए। इधर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का कहना है कि जनता और कार्यकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 135 सीटें जीती है। I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi, I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. Even when she appointed me, even at the our conclave which was being held at Rajasthan, we assured her that in the Raipur also that we all will work unitedly and deliver Congress party to Karnataka, to the Delhi, Karnataka government to Delhi. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take us. और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि सीएम को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में कोई मतभेद नहीं है। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी, परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। तो कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से क्या मिल रहे हैं संकेत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। सचिन पायलट के जनसंघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन है। यहां सचिन अपनी इस यात्रा के साथ अजमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस दौरान सचिन पायलट का जोश हाई दिखा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम बदल रहा है, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको फिर से बता दें कि सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ
एक संघर्ष है और इस यात्रा के दौरान कई बार सचिन ने गहलोत पर कई निशाने भी साधे। हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो दूसरे किसी भी राज्य में कांग्रेस का समर्थन करेंगी तो कांग्रेस को भी बंगाल में टीएमसी का समर्थन करना चाहिए। The strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखाई दिया। मार्केट में इस तेजी की वजह से सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुए, मगर बैंक निफ्टी शिखर के करीब आकर रिकॉर्ड बनाने से चूक गया। आज सेंसेक्स 318 अंक और निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद हुए। बाकी डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, क्या हाईलाइट रही आज बाजार की? देखिए, भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। जो मल्टीपल ट्रिगर्स मार्केट्स के लिए कामकाज करके गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सबसे पहले तो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े 18 महीने में सबसे कम आते हुए दिखाई पड़े, और ना केवल रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा बल्कि अदरवाइज भी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है थोक महंगाई के जरिए वो भी 3 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इन्फ्लेशन का ईज आउट होना ये रियल स्टेट के लिए काफ़ी बेहतर कामकाज करके गया। अब दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपको रियल स्टेट में दिखाई पड़ रहा है, ऑटो में दिखाई पड़ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल दिखाई पड़ रहा है, जिसके दम पर आज पूरे स्पेस में अच्छी तेजी थी। लगातार 12 सेशन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। रफी 19,500 करोड़ रुपए कैश मार्केट में वो खरीदारी कर चुके हैं। ये भी एक अच्छा ट्रिगर है। और सो फार जो है नंबर्स आए हैं Q4 के, वो भी कोई खास डैमेज नहीं है, तो वहां पर भी बेहतर नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर है जो कि मार्केट्स के लिए वैसे ही कामकाज कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट्स में आज लीड करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। तो सुमित, अच्छा रहा आज का बाजार। ये बताइए कि गेनर्स और लूजर्स कौन रहे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, जहां पर आज हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ऑटो के 2 स्टॉक जो कि लीड कर रहे थे निफ्टी में। आईटीसी 2% ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब नेगेटिव रहा। सिप्ला, बीपीसीएल और ग्रासिम, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% तक टूटे। मिड कैप गेनर्स में प्रेस्टीज, ओबरॉय जहां पर तेजी थी, इनफैक्ट रियल एस्टेट तेजी में था, तो प्रेस्टीज, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों में खरीदारी थी। मैक्स हेल्थ केयर रफी 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट नंबर्स के बाद 4% नीचे, एपीएल अपोलो 2.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल 2.5% नीचे और अदानी पावर करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज रियल्टी में जोरदार तेजी थी, तो शोभा 12% ऊपर बंद हुआ, डीएलएफ 7.5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 7% ऊपर और प्रेस्टीज करीब 5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मीडिया में जहां खरीदारी थी उसमें नेटवर्क 18, सन टीवी, डिश टीवी, कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 3.5-4% तक की बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल रियल्टी, ऑटो या हैवी वेट्स जो कि आज मार्केट्स में मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। शुक्रिया सुमित मार्केट अपडेट के लिए। और नतीजों के बाद टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी है, शेयर साल के ऊपरी स्तर पर है। इतना एक्शन क्यों है, बता रहे हैं यतीन मोता। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया है कर्ज कम करने का। कंसिस्टेंटली उनकी कर्ज की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इंप्रूव हुई है साल दर साल बेसिस पे Q4 में। और अगर हम जेएलआर की बात करें तो 2 बिलियन पाउंड के फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं।
3 बिलियन पाउंड्स की एडिशनल केपेक्स की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कंपनी अपना बड़ा केपेक्स करेगी। प्रोडक्शन और डिमांड काफी अच्छा है, और अगर हम डिमांड की बात करें तो जेएलआर की ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहां भी इनको लगता है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अच्छे गाइडेंस के बाद, खास करके जो गाइडेंस है डेट को लेके, मार्जिन्स को लेके और फ्री कैश फ्लो को लेके, उसको लेके बाजार एक्साइटेड है। ब्रोकरेजेस की माने तो यहां गोल्डमैन सैक्स ने अपना टारगेट 50 रुपए से बढ़ा के 600 रुपए कर दिया है। सीएलएसए ने टारगेट लगभग 80 रुपए से बढ़ा के 624 रुपए कर दिया। नोमुरा ने भी अपना टारगेट 110 रुपए से बढ़ा दिया और 610 रुपए कर दिया। तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है, और अच्छे आउटलुक के बाद स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखाई पड़ रही है। तो ये देखा टाटा मोटर्स का हाल, और अब टाटा ग्रुप के एक और शेयर की बात, टाइटन की। टाटा ग्रुप का ये खरा सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज इसने 2794 के रिकॉर्ड हाई को पार किया। वेल्थ क्रिएशन में टाइटन का सफर किसी सपने के जैसा है। निवेशकों के लिए ये पारस का पत्थर साबित हुआ है। एक बार चलते हैं फिर से सुमित मेहरोत्रा के पास। बताएं सुमित, टाटा के इस जेम के बारे में। तो टाइटन का स्टॉक आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और एक शानदार तेजी इसने न केवल हाल फिलहाल में दिखाई बल्कि एक लंबी जर्नी भी तय करी और अपनी मार्केट कैप को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस रिकॉर्ड स्तरों के साथ मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। निवेशकों को पिछले 20 सालों में करीब 72,000% का एक शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। अगर आप इसको सालाना आधार पर भी देखें या सीएजीआर के हिसाब से भी देखें तो टाटा ग्रुप ने जहां करीब 20% के आसपास की सीएजीआर से ग्रोथ दिखाई है, टाइटन अकेले ने करीब 40% की सीएजीआर से ग्रोथ दिखाई, यानी कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने। 2000 में कहीं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, अगर आप इस आंकड़े को चेंज भी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू रफली 7.5 करोड़ रुपए हुई होती है, यानी कि 10,000 रुपए की करीब 72 लाख रुपए और 1,000 रुपए करीब 7 लाख रुपए के आसपास वैल्यू बैठी होती। टाइटन के कारोबार का मेजर हिस्सा आता है ज्वेलरी से करीब 87% के आसपास, घड़ियों से रफली 10% के आसपास, आई केयर से करीब 2% के आसपास, और 1% जो है वो अन्य कारोबार की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये मेजर हिस्सा कंपनी का ज्वेलरी कारोबार से आता है। कैसी ग्रोथ रही ज्वेलरी कारोबार में? सन 2000 में जहां 154 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज होते थे, आज करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इसी कारोबार से आता हुआ दिखाई पड़ता है, और यहीं से ही ड्राइव हुआ टाइटन का स्टॉक भी। कौन कौन से ब्रांड्स टाइटन के अंडर में आते हैं? टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, मिया, टेनेरा, सोनाटा, स्किन, आई प्लस और कैरेट लेन, यानी कि ज्वेलरी से लेके, साड़ी से लेके, परफ्यूम से लेके, वॉच तक, इस सब सेगमेंट के अंदर टाइटन कामकाज करती है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी, और इस जर्नी के तेजी में देखते हुए करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो कि कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड। शुक्रिया सुमित। इधर एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब एयरक्राफ्ट लीजिंग कारोबार में उतर सकती है। खबर पर डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या तैयारी है HAL की? जी बिल्कुल, सिविलियन एविएशन को काफ़ी अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है HAL, और इस साल के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो खासतौर पर FIA के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसमें वो इंटर करने जा रहे हैं। इसको लेकर जो सूत्र में बता रहे हैं कि अभी जो उनके पास विमान है, जो डॉर्नियर वो खासतौर पर बना रहे हैं, 2 अलायंस एयर उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 6 और ऐसे डॉर्नियर हैं जो कि पाइपलाइन में है, और सिर्फ अलायंस एयर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस है उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है इसको लेकर। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में या उड़ान स्कीम के तहत इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है भारत में नहीं के बराबर है। हमारी जो डिपेंडेंसी है सारे एयरलाइंस की, वो आयरलैंड के लेसर्स के ऊपर है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो अब जो HAL है वो एक सेपरेट कंपनी बनाने की बात कर रही है, और इसके लिए जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी बातचीत चल रही है, और इस FY के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो है एक सेपरेट कंपनी वो फॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है उस प्रक्रिया में है, और एक प्रॉपर लीजिंग कंपनी वो बनाएंगे जो कि सिर्फ डॉर्नियर ही नहीं लीज करेगी बल्कि जो बाकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विमान को भी लेके भारतीय एयरलाइन जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको देगी। और इससे जो फायदा होगा एयरलाइंस को कि उन्हें सस्ते में चीज़ें मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो है डॉलर टर्म्स में ट्रांजेक्शन होता है, और भारत में अगर इस तरह की कंपनियां आती हैं तो रुपी टर्म में होगा, जो कि एयरलाइंस के लिए भी सस्ती पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा मौका है, जिस तरीके से एविएशन ग्रो कर रहा है, सभी कंपनियों को एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, और जो
लेसर है अगर वो भारत में ही रहे तो वो अच्छा है। तो इसलिए HAL इस साल के लास्ट तक योजना बना रही है एक अलग लीजिंग कंपनी फॉर्म करने की पार्टनरशिप के तहत। शुक्रिया रोहन। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सेबी ने कोर्ट से जांच के लिए और समय मांगा है और इसके लिए याचिका दी है। इस बीच सेबी ने कोर्ट में दोबारा हलफनामा भी दायर किया। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, आज क्या क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी की अतिरिक्त समय देने की याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। इस बीच सेबी ने एक एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और जो याचिकाकर्ता ने सेबी के ऊपर आरोप लगाए थे उनको खारिज कर दिया। सेबी ने खासतौर पर याचिकाकर्ता उसने 2 आरोप लगाए थे। पहला कि सेबी 2016 से अदानी ग्रुप कंपनियों की जांच कर रहा है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। दूसरा ये कहा था कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर की संस्था है सेबी उससे जानकारी ले सकता है। तो सेबी ने एडिशनल एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि जो 2016 में जो जांच शुरू हुई थी वो 51 लिस्टेड कंपनियों की GDR इश्यूज के ऊपर जांच थी, वो जांच पूरी हो चुकी है। उस पर कार्रवाई जो है हो रही है। और खासतौर पर जो दूसरा इशू है कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर से जानकारी लेने का, तो सेबी ने ऑलरेडी उनके ऊपर जानकारी मांग ली है और इस बात की जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी उसको भी दे दी है। तो जो जितने भी ट्रांजेक्शंस 12 ट्रांजेक्शंस को लेकर के हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए थे, ये काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है। इनको जो एनालाइज करना है, इनको ट्रैक करना है, इनके जो डाटा चाहिए उनको मिलने में काफी वक्त लगेगा। तो उसकी पूरी फोर्सैनी की एनालिसिस होगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जा सकेगा। ऐसे में जो सेबी ने अतिरिक्त समय देने की याचिका दी है वो बिल्कुल सही है और सेबी को पूरी जांच करने के लिए समय देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सेबी को अगर समय देना चाहिए तो उसको कितना समय देना चाहिए ताकि सेबी इस जांच को पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आसीम। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहां सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अब इमरान की रिहाई के विरोध में PDM कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और तो और प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के खिलाफ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के विरोधी। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा किया था। इसके विरोध में अब सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। इस बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट केस में बेल मिल गई है। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल दी थी। अमेरिका के भारत स्थित एम्बेसडर एरिक गारसेटी आज एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। एरिक साबरमती आश्रम गए, यहां उन्होंने गांधी चरखा भी चलाया। बतौर एम्बेसडर दिल्ली को छोड़कर गुजरात पहला राज्य है जहां उनका दौरा हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस साल भारत के छात्रों को सबसे ज्यादा वीजा देंगे। साथ ही उन्होंने भारत के टैलेंट की जमकर तारीफ भी की। And I can't wait to welcome more students. Indian students are so great for America. They're great for our universities. They're great for our commerce. Look at the number of Indian-born CEOs of great companies based in America. So this is good for the American economy. It's great for the Indian economy.
and it's just good for civilization. So count on it. But in these coming 2 weeks, we're going to be releasing a lot more of those student visas, and we think we can meet the demand for this season. कश्मीर की वादियों में हिमालय को चीरकर बनी सबसे लंबे रेल टनल अब तैयार है। जम्मू कश्मीर को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने की भारतीय रेल की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के तहत बनी ये T49 सुरंग जल्द ही सबसे लंबी रेल सुरंग के तौर पर देश का गौरव बढ़ाएगी। हमारी संवाददाता ने टनल का जायजा लिया। समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये खड़ी स्टेशन, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव है। क्यों है ये अहम पड़ाव, ये हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, T49 टनल, जो कि रेलवे के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था, पत्थरों को काट करके, और ये भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग, इसको तैयार करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि ये टनल अब तैयार है। यहाँ पर रेल ट्रैक बिछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 ट्रैक भले हैं, लेकिन टनल के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल ट्रैक है। देखिए, ये टनल T49 टनल पूरी तरह से तैयार है। इसके जरिए जब भारतीय सेना आगे बढ़ेगी सीमा की तरफ, तो उनको विशेष तौर पर ये मदद मिलेगी कि न सिर्फ आतंक से वो अछूते रहेंगे, बल्कि साथ ही मौसम की मार से, एवलांच, जिसकी वजह से उधमपुर से आते हुए, जम्मू से आते हुए कई घंटों तक रास्ता बंद रह जाता है, उस जगह पर खास तौर पर अब उन्हें नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेल टनल आप देख रहे हैं, रेल के इतिहास में एक गौरव बन करके उभरेगा। कमीशन होने के बाद ये भारतीय रेल की सबसे लंबी टनल होगी, और इसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर्स की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीर पंजाल में एक टनल, जो कि 11.2 किलोमीटर्स लंबी, उसको पीछे छोड़ते हुए ये टनल आगे बढ़ेगी। और जब इस टनल से रेल गुजरेगी, भारतीय सेना के जवान यहाँ से गुजरेंगे पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए, तो ख़ास तौर पर उनको यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित बाहर ले जाएगी ये रेल। और रेल ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना इसे कह सकते हैं, और यही कारण है कि भारतीय रेल या फिर के अधिकारी ये कहें कि रेल मंत्री खुद पल पल की खबर लेते रहे हैं। सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC का कमाल अब दिखना शुरू हो गया है। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पर मौजूद पेटीएम और मैजिक पिन जैसी कंपनियां खाने और किराने के सामान पर 80% तक छूट और बचत का मौका दे रही है। जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप्स को ONDC प्लेटफॉर्म कड़ी टक्कर दे रहा है। अब आप स्विगी और जोमेटो की तरह ONDC पर सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ONDC एक सरकारी फंडेड प्लेटफॉर्म है, जहां ना तो आपको थर्ड पार्टी कमीशन देना पड़ता है और ना ही एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस। ONDC पर मौजूद मैजिक पिन कोड पेटीएम पर आप 30 से 80% तक सस्ता खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विंडीज बर्गर का एक कॉम्बो जो स्विगी पर 98 रुपए का मिल रहा है, वही कॉम्बो ONDC पर 50 रुपए का है। इसमें से कई तरह के खर्चे चले गए हैं। अब जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जो भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है इसके ऊपर। पर अगर हम जिनके पास ग्राहक हैं उनको विक्रेताओं के साथ जोड़ दें, तो इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से निकल गया, तो ये खर्चे ही हमने सिस्टम से निकाल दिए। तो जब खर्चे हमने सिस्टम से निकाल दिए, तो जाहिर ही है कि इस पे डिजिटल कॉमर्स ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए मुमकिन हो पाएगा। दरअसल फूड डिलीवरी ऐप स्विगी, जोमेटो और ONDC में सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्विगी और जोमेटो हर ऑर्डर पर रेस्तरां से 25 से 30% कमीशन लेते हैं, जबकि ONDC से 2 से 4% कमीशन लेता है। इसके अलावा ONDC पर फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी है, जबकि स्विगी और जोमेटो में आपको कम से कम 30 से 40 रुपए डिलीवरी के तौर पर देने पड़ते हैं। फिलहाल ONDC पर प्रमोशनल कोड ONDC 50 भी एक्टिव है, जिसमें 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तेजी से पॉपुलर होते इस प्लेटफॉर्म से आने वाले वक्त में स्विगी और जोमेटो को कड़ी टक्कर मिलना लाजमी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।